तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 7 की एनसीईआरटी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में थोड़ी सी हमने कल चर्चा की हुई थी कि हमारे आसपास के जीवित और अजीवित जो चीज़ें हैं उन सभी को मिलाने के बाद हमारा एक इन्वायरमेंट तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण में वो सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे एक बच्चा अपने टीचर से बात करता है और वो बोलता है, सर पर्यावरण का मतलब क्या होता है? तो उसका टीचर मतलब कि उसको रिप्लाई करता है कि बेटा हमारे आसपास की जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो जो भी आप देख रहे हो वो सब पर्यावरण में आता है। तो बच्चा कहता है कि मेरे स्कूल के आसपास मेज या फिर ये स्कूल में क्लास में जहाँ पे वो बैठा हुआ है, कुर्सियाँ, मैदान, सड़क, कूड़ा कचरा जो कुछ भी है, ये सब में सभी आता है। तो टीचर बोलता है हाँ सभी आता है, लेकिन कुछ प्रकृति के जनित होता है जो कि प्रकृति क्रिएट करती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, और कुछ मानव जनित होते हैं। ऐसे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण के घटक। प्राकृतिक घटक में वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है और जैव मंडल है, जिसमें जीव जंतु आते हैं। मानव ने क्या क्रिएट किया हुआ है? इमारतें, पार्क, आज की दुनिया में जो कुछ भी वर्चुअल चीज़ें हैं या फिर जो सामने हम भौतिक चीज़ें हैं, उनको हम मानव द्वारा क्रिएट किए मान सकते हैं ना, मैक्सिमम चीज़ें हैं। इसके बाद मानव के द्वारा ये सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कि व्यक्ति का परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ, ये सारे। ठीक है, तो पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों में को सम्मिलित किया जाता है, और इसको मिलाने के बाद ये सारी चीज़ों को का कलेक्शन पर्यावरण कहलाता है। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझेंगे। इसमें वायुमंडल है, जैव मंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे एडवांस जब हम पैटर्न पे जाएंगे। अभी बेसिक्स पे हैं तो बेसिक्स पे थोड़ा सा दीजिए, और इसी वीडियो में आपको एडवांस मिलेगा था हल्का सा। ठीक है, चलें। तो परितंत्र, यहाँ पे एक हेडलाइन आती है परितंत्र। तो रवि की कक्षा है एनसीईआरटी में, वो पूछ रहा है परितंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकार देखना चाहिए, खेत, नारियल के बाग, लगातार बारिश होती रहती है। इस जगह पे हम देखें तो ये एक परितंत्र है। परितंत्र में जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम सभी परितंत्र में आते हैं। ठीक है, शायद मेरा एक शब्द ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, और मानवीय पर्यावरण के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हेडलाइंस, ये डेफिनेशन है जो आपको मेंस में काम आएगी, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति उनसे आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएँ बढ़ी। मानवीय पर्यावरण को हम इस तरीके से लेते हैं कि जैसे देखिए, जब हम खाना बदोश टाइप से, मतलब कि जैसे कि कहते हैं कि बंदर से इंसान का रूप बना और फिर इंसान बनते चले गए, और फिर सिविलाइजेशन हुआ, लोग कस्बे में, गांव में, फिर किले, फिर राजतंत्र, फिर लोकतंत्र, और आज के डेट में डेमोक्रेसी जो हमारे लोकतंत्र चल रहा है, हम ऐसे रहना शुरू किया। तो जब बेसिक टाइम था, मतलब कि बिल्कुल जब हम हमारे पास कोई सोर्स नहीं था अर्निंग का, या फिर खाने पीने के लिए सिर्फ हम पेड़ पौधे पे या फिर जानवरों पे डिपेंड होते थे, तो उस टाइम पे हमारी आवश्यकताएं सिर्फ यही रहती थी कि पेट भर जाए, इसके अलावा तो कुछ नहीं। मोबाइल तो होता नहीं था कि हम व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, अपडेट करें, स्टेटस अपलोड करें, ये सब नहीं होता। तो उस टाइम पे हमारी ज़रूरत थी सिर्फ फूड सिक्योरिटी की। उस टाइम पे हम फूड सिक्योरिटी के लिए दौड़ते थे। यहाँ पे उगाया, यहाँ पे रिसोर्स ख़त्म हो गए तो हमने दूसरी जगह पे उगाया, वहाँ पे खेती की, वहाँ के बाद ख़त्म हो गए, हमने पशुपालन भी स्टार्ट किया ताकि कुछ जानवरों को हम खा सकें, कुछ जानवरों को अपनी सुरक्षा के लिए पाल सकें। उसके बाद जब हमें कुछ जानवर हमारे पालतू हुए, जैसे कुत्ता, गाय, बकरी, ये हमको पालतू हुए और हमें इनकी भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि ये भी हमारी खाद्य श्रृंखला में बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाते हैं, भूमिका। इसके बाद हम जब हमें ये समझ में आया, समाज की एक कल्पना जागी हमारे अंदर, तो हम लोग ने गुटों में रहना शुरू किया।
गुटों में रह के फिर वो कबीले बने तो फिर भगवान का जन्म हुआ। मतलब कि हम एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति के ऊपर विश्वास करने लगे जिसको हमने कभी देखा नहीं था। उसके पूजा पाठ अर्चना और फिर ये समाज का एक रूप अलग से निकल के आया। डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बनने लगी। फिर गाँव का विकास हुआ और जब खेती अच्छी जगह पे हो, मतलब कि फर्टाइल एरिया, उर्वरक भूमि अगर हमें मिल गई जैसे गंगा के किनारे या फिर किसी नदी के किनारे, तो फिर हमने यहाँ वहाँ दौड़ना बंद कर दिया, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ गया था कि खेती कैसे होती है। पहले तो हम ये देखते थे ये चीज़ खाने की है, खा लिया, अच्छी लगी तो खा लिया, अगर वो सही रहा बॉडी के लिए तब तुम सर्वाइव कर गए, और नहीं रहा तो निकल गए यहाँ से, मतलब कि ख़त्म हो गए। तो कई रिसर्च होने के बाद कोई मर गया, उसको देखने के बाद भाई ये चीज़ नहीं खाना, जैसे कि हर जानवर को आप हर चीज़ नहीं खिला सकते, ऐसे इंसान को भी हर चीज़ पसंद नहीं आती है, पर हम देखते थे। और उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए, ये डिजिटल मीडिया तो था ही नहीं ना। तो क्या करते थे, जो आदि मानव रहते थे वो एक जगह पे बैठे रहते थे, भूख लगी तो जानवरों की तरह शिकार कर लिया, मछली पकड़ ली या तो, और उसके खाली टाइम पे बैठे रहते चित्र बनाते रहते थे, जैसे कि हमारे भीमबेटका में बने हुए हैं। तो ये पुराने चित्र या फिर पुराने जो गुफाएँ, इनका महत्व क्यों है? क्योंकि ये आदि मानव टाइप के टाइम पे बनाई गई थी। अब उनके पास काम क्या होता होगा, सोचिए आप, कि खाना खा लिया, खाना खाने के बाद डले हुए चांद के नीचे देख रहे हैं चांद को, यहाँ से वहाँ जा रहा है। कोई किसी पेड़ को देखा, ये कल इतना था, आज इतना हो गया, उतना हो गया, अच्छा इसको खा के देखते हैं, अच्छा लगा तो भाई इसको देखेंगे ये और कहाँ मिलेगा। स्मेल तो हम लोग पहचानते हैं ना, पिज़्ज़ा की आपको स्मेल आती है ना, मैगी की स्मेल आती है, ऐसी सब हर चीज़ जो हमें अच्छा लगता है हमें उसकी स्मेल आती है। तो ऐसे कई पेड़ पौधों का कलेक्शन करना शुरू किया। उसके बाद हमने उनको उगाने का तरीका सीखा। फिर आग जलाने की खेती, मतलब कि आग जलाने के बारे में जब हमें मालूम पड़ा कि जंगलों में आग तो लग जाती है, लेकिन इस आग को हम कैसे लगा सकते हैं। वो तो आपने देखा हो, आज भी अमेज़न का जंगल रिसेंटली जला हुआ था, तो आग का आविष्कार किसी ने किया नहीं, वो अपने आप हुआ था। बस ये कि हमने उसको तरीके को पकड़ लिया, इसलिए उसको आविष्कार बोलते हैं। वरना प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया है, पानी दिया है, हवा दी है, आग दी है, सब। तो जब हमने मान के चलो उस टाइम पे कोई जंगल जल गया, और वो जंगल जला तो जितने जानवर थे आसपास के उसमें फंस गए, तो वो जल गए। हमने तब भुना हुआ मांस खा के देखा, तो हमने कहा भाई इसका टेस्ट तो बिल्कुल नया है, भाई रोस्टेड चिकन है, KFC वाला। अब हमें ऐसे ही चिकन चाहिए था, लेकिन उसके लिए हमें आग चाहिए थी। तो आग कितने टाइम बाद खोज हुई होगी, सोचिए आप। और फिर उसके बाद हमने पका हुआ खाना सीखा, तो पैटर्न चेंज हुआ ना। तो ये मानवीय पर्यावरण कहलाता है, जब हम अपने पैटर्न प्रकृति के अनुरूप ना बदलते रहते हैं। फिर ऐसे बाद सल्तनत बढ़ती चली गई। फिर हमने खेती करना सीखा। खेती करना जब सीख गया तो फिर हमें यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनाज, फूड सिक्योरिटी हो गई, तो हम एक जगह पे रह सकते हैं। जब एक जगह पे हम रहेंगे तो हम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। एक दूसरे के डिपेंडेंट होंगे तो एक कबीले का निर्माण होगा। कुछ लोग शिकार करने जाएंगे, घर की महिलाएं घर के काम करेंगी, घर के काम वो करेंगी, बच्चों को वो पालेंगी। मर्द लोग जो रहते शिकार करने जाते थे। आप इस पुराने टाइप की अगर कोई मूवी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कबीले का सरदार है, उसके साथ 10 लोग हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, वो घर में यहाँ पे वापस आके अपने कबीले की रक्षा करते थे। वो लोग जब रक्षा करते थे, कुछ लोग रक्षा करने वाले होते थे, कुछ लोग शिकार करके खाना जुटाने वाले होते थे। तो ऐसे करके फिर राज्य का एक कल्पना आती कि भाई एक जो शिकार, मतलब कि जो रक्षा करेगा उसको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ रक्षा करेगा। उसके पास एक सेना होगी, वो दूसरों से लड़ेगी। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। और ऐसे करके फिर हमने एरिया को हथियाना शुरू किया। भाई उसका एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो हमें वो एरिया चाहिए, तो हमने फिर उस एरिया को पकड़ने से, तो ऐसे करके फिर हमने जगह की लोभ आया और हमने अपने संतानों को बढ़ावा दिया, हमारा कबीला बड़ा हुआ। फिर हम एक जनपद, गांव, कस्बा, फिर एक एरिया, फिर वहाँ पे एक हमारा शासन, फिर हमारा राजा, फिर प्रजा, फिर पूरी दुनियादारी, ये ऐसी चलती रही। फिर उसके बाद लड़ाइयाँ, वो कभी मुग़ल आए, कभी ब्रिटिश आए, फिर हम आज़ाद हुए और फिर हमारा देश बना और हम इंडिया में आज की डेट में हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ऐसा कुछ है ना। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब पृथ्वी के अंदर की बात आती है यहाँ पे। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है? अभी आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से अगर मिट्टी को खोदेंगे तो 1 मीटर खोद लेंगे,
2 मीटर खोल देंगे, इसके बाद आप नहीं देख पाओगे। तो आप कितना अंदर तक खोद सकते हैं? कभी हमने सोचा है कि हम कितने अंदर तक जा सकते हैं खोद खोद के? हमने अभी मेट्रो देख लिए, कम से कम 3-4 किलोमीटर, मतलब कि 3-4 मंजिल नीचे मेट्रो निकल जाती है। इसके अंदर हम अभी तक तो नहीं गए हुए। हाँ, कई खदानें होती हैं जहाँ पे अगर आपने कभी विज़िट किया होगा, कोई वाटरफॉल होते हैं जिनकी गहराई बहुत होती है, और गहराई पे हम जाते हैं तो हमें टेम्परेचर महसूस होने लगता है। तो हर 1 किलोमीटर में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। अब अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो यहाँ पे हम देखिए, ये भूपर्पटी है जिस पे हम रहते हैं, स्थलमंडल, ज़मीन जिस पे है, जहाँ पे हम घूम रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बाद नीचे इसको 3 लेयर में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है मेंटल, एक होती है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को इंग्लिश में भूपर्पटी बोलते हैं, मेंटल को मेंटली बोलते हैं, और कोर को क्रोड ही बोलते हैं। ये सबसे आंतरिक पार्ट होता है, ये आप देख रहे हैं आंतरिक पार्ट है, ये क्रोड है, ये मेंटल है, और ऊपर ये क्रस्ट है। इन क्रस्ट में जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं इसके, मतलब कि धात्विक अधात्विक जो तत्व होते हैं उनका अलग अलग मिश्रण होता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। इसे कहीं कोयला होता है, कोयले की खदान है, तो कहीं हीरे की खदान है, कहीं पे बॉक्साइड है, तो कभी एल्यूमिनियम मतलब कि बॉक्साइड, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, अलग अलग जगह पे इनका वितरण है। तो जैसी मिट्टी बनी होगी, जैसे उसमें तत्व होंगे, उस टाइप की मिट्टी के बाद वहाँ पे वो चीज़ें होंगी, उसी टाइप की वहाँ पे खेती होती है। क्योंकि हर मिट्टी में हर खेती नहीं की जा सकती। जैसे कि काली मिट्टी में कपास होता है, लाल पीली मिट्टी में चावल अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब इसको 3 भागों में अगर हमने बांटा है तो इसको क्यों बांटा होगा? क्योंकि पहला जो क्रस्ट है वो ठोस है, यहाँ पे तत्व अलग अलग पाए जाते हैं। मेंटल यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि जब टेम्परेचर कोई बढ़ता चला जाएगा, हम ज़मीन पे नीचे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कोई भी चीज़ ठोस में नहीं रह पाती है, तो वो पिघल जाती है। उसका गलना, प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब कि गलनांक और क्वथनांक होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो चीज़ लिक्विड बन जाती है, तो वो मेंटल कहलाती है। और उसके बाद क्रोड, यहाँ पे कहते हैं जो जियोग्राफर्स हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब कि ठोस अवस्था में है, तो कुछ द्रव अवस्था में है। क्योंकि इतने अंदर हम अभी तक गए नहीं हैं, हम झेल ही नहीं सकते इतना टेम्परेचर, इससे हम अभी तक खोदाई करके इतने नीचे नहीं गए। इसलिए इसको मापने के लिए जो भूकंप तापी सिस्मोग्राफ जो रहता है, उससे हम भूकंप को मापते हैं। और एक और बैरोमीटर होता है, उसकी वजह से हम तरंगों के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि ज़मीन के अंदर कहाँ लिक्विड फॉर्म है, कहाँ पे लावा है, या फिर कहाँ पे ठोस एरिया है। क्योंकि ये तरंगों को जब हम जनरेट करते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए भी रिसीवर्स होते हैं। अब ये तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, इनको बोलते हैं पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी मतलब कि प्राइमरी तरंग, एस मतलब कि सेकेंडरी तरंग, और एल मतलब कि लैंड फॉर्म की जो तरंग होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? पी तरंग की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ठोस में, द्रव में, दोनों मीडियम में गमन कर सकती है। लेकिन सेकेंडरी जो वेव रहती है वो सिर्फ और सिर्फ ठोस में जाती है। और जो लैंड की जो एल तरंग होती है वो सिर्फ सरफेस पे मूव करती है, ना कि अंदर साइड। इन तरंगों का मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे ही कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले कहीं एक पॉइंट पे आता होगा, वो पॉइंट से जब वो धरती के ऊपर आता है भूकंप, तो वो फैलता है। जैसे कि पानी में पत्थर मारते हैं तो ऐसे कुछ फैलता है ना, वैसे ही भूकंप की तरंगें भी फैलती है, वो एल तरंग होती है। और धरती के अंदर जो रहती हैं, जैसे हमने कोई कंपन किया, तो अगर वो कंपन हमें रिसीव हो रहा है कितने किलोमीटर नीचे तक, क्योंकि इंटेंसिटी आपको पता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मैथ के फॉर्मूलाज रहते हैं उनसे हमें मालूम पड़ जाएगा कितने किलोमीटर तक ये तरंग हम कैच कर पा रहे हैं। तो अगर हमने कोई तरंग पी तरंग छोड़ी है तो जितने दूर तक जा रही है, मतलब कि वहाँ पे ठोस या द्रव दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम एस तरंग जहाँ तक रिसीव कर पाएंगे हम मानेंगे कि यहाँ पे ठोस ही है, उसके बाद तरंग गायब हो जाती है। तो जब हम यहाँ पे तरंगों को बल्कि पी तरंग को छोड़ते हैं तो वो नीचे तक मिल जाती है, लेकिन एस तरंग छोड़ते हैं तो यहाँ तक आएगी, यहाँ गायब हो जाएगी, फिर यहाँ पे मिलेगी। तो हमें ऐसे मालूम पड़ता है कि जो जियोग्राफर लोगों ने सर्च किया था उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे बीच में लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अब ये धरती को इस तरीके से अगर हम देखें तो महाद्वीप कहलाता है ये कॉन्टिनेंट जिस पे हम रह रहे हैं, उसकी जो भूपर्पटी ये इस टाइप की है। और महासागर आपने देखा है नीले कलर का है,
तो उसकी भूपरपटी कुछ इस टाइप की, इसको बेसाल्ट बोलते हैं, इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसका वेट ऑब्वियस सी बात है कम होगा, इसका वेट ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। वर्ल्ड का अलग होता है, इंडिया का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आग्नेय शेल, शियाल, सीमा, नीफे, इसके बारे में हम आपको डिटेल करते हैं। अब इसको इस तरीके से देखिए, ये लाल बलुआ पत्थर है, इससे लाल किला बना है। ये एक संगमरमर है जो सफ़ेद पत्थर है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक ज्वालामुखी फूटता है, नीचे से जो पत्थर हैं वो पिघलने के बाद ज़मीन पे आते हैं। ज़मीन पे आने के बाद ये अगर हम इसको हम लेंगे तो ये इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता, मतलब कि जानवर जो मरे रहते हैं उनका खाद वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये जला हुआ रहता है, बिल्कुल पिघला हुआ। तो ये बिल्कुल लेयर बाई लेयर जमता है। इसको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। ये चट्टान कुछ इस प्रकार की होती है, पर तापमान की वजह से या फिर बारिश की वजह से, हवाओं की वजह से आपने देखा होगा पहाड़ छटते गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, छोटी छोटी रेत में बिखरते हैं, यहाँ से वहाँ उड़ती रहती हैं हवाएं धूल को लेके। जब यहाँ से ये चीज़ें कहीं और अवसादित होती है, मतलब कि ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो भी लेयर बाई लेयर होती है। एक बार हवा चली तो मिट्टी लाई, फिर एक बार हवा चली तो मिट्टी आई, पता चला यहाँ पे कुछ जानवर मर गए, पत्ते डले हुए हैं, पेड़ पौधे डले हुए हैं, फिर मिट्टी आई, तो ऐसे करके वो लेयर बनती है। यहाँ पे खेती भी कर सकते हैं, और भी सी बात है। पर ये लेयर जब दबती चली जाती है और हज़ारों मीलों साल जब निकल जाते हैं, तब क्या होता है कि ये दबने के बाद इसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे चूना पत्थर है तो वो संगमरमर बन जाता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे फिर पेट्रोल के या फिर जीवाश्म के रिजर्व आ जाते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक गैस मिल जाती है हमें, यहाँ पे पेट्रोल के रिजर्व मिल जाते हैं, क्योंकि ये दबने के बाद इसके जो हमारे अवशेष पहुँचे हुए, हमारा जो भी हमारे अंदर केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, वो सब एक जगह पे निकल के ये जीवाश्म बन जाते हैं, हमें पेट्रोल वगैरह इन चीज़ों की फिर बाद में हमें इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये कायांतरित यहाँ पे शेल्स बनती हैं, यहाँ पे कोयला भी बनता है, कोयला के बाद यहाँ पे हीरा ही बनता है, क्योंकि वो टेम्परेचर में दबा रहता है और उसके बाद वो हीरा बन जाता है। पर ये लेयर बाई लेयर, इससे हीरे के अंदर क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि वो लेयर बाई लेयर बना हुआ है। पर संगमरमर में क्रिस्टल नहीं होते, हाँ, उसके बारीक क्रिस्टल नहीं होते। तो ये इनका ये फॉर्म हो गया। अभी यहाँ पे मैं अगर स्विच करूँ तो पेंट मेल, ठीक है। अभी हमारे पीछे का वो चैप्टर बाकी है जो हमने इसके ऊपर सुना था, जो शेल्स हैं या फिर भूपरपट्टी है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हमारी बदलती हुई पृथ्वी। स्थलमंडल में कई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि धरती के अंदर के फोर्स अलग अलग होते हैं। वो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो धरती आपस में खिसकेगी, अगर अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो अलग अलग खिसकेगी। अलग अलग खिसकेगी तो चटकन होगी, दरार आएगी, गर्त बनेंगे, उसके बाद वो एरिया ही अलग हो जाएगा। अगर वो समुद्र के आसपास है तो पानी भर जाएगा उसमें, तो पता चला एक नया द्वीप बन के आ गया, क्योंकि वो हमारी ज़मीन से दूर है, बीच में पानी आ गया। और अगर वो सामने सामने आ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे टकराएंगे तो भूकंप आएंगे, क्योंकि जब दो पत्थर टकराते हैं तो भूकंप आना स्वाभाविक सी बात है। भूकंप आएंगे और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माउंटेन्स बनना शुरू करेंगे। वो माउंटेन्स की हाइट बढ़ती चली जाएगी एवरेस्ट की तरह। तो इनमें फोर्स का काम होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी गति करती है, उसके अंदर की जो क्रियाएं चल रही हैं उसकी वजह से। एक बाहर से फोर्स लगता है जिसको आकस्मिक फोर्स कहते हैं, जो पटल पे रखता है। ये इसको पर्वत निर्माणकारी फोर्स कहते हैं, क्योंकि इनसे पर्वत बनते हैं। इसमें हमें चीज़ें देखने को क्या मिलती हैं? भूकंप सुनने को मिलते हैं, भाई भूकंप आया हुआ है। जलवायु, वो ज्वालामुखी देखते हैं। भूस्खलन मतलब कि लैंड जो पहाड़ वगैरह टूट जाते हैं उत्तराखंड साइड में,
वो भी देखने को मिलती है। ये हमारी गतिविधियाँ आसपास हमें देखने को मिलती हैं। एक बाहर जनित बल लगता है जो इन्वायरमेंट में लगता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे लगता चला जाता है और सदियों तक लगता है। उसको अपर्दन या निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन का मतलब इरोजन होना। किसी चीज़ को आप अगर घर के बाहर ऐसी रेत को रख दो और हवा चल रही होगी तो वो रेत पहले तो शंकु टाइप से होगी, लेकिन फिर वो फैल जाएगी पूरे में। इसको अपर्दन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं हवा के ज़रिए या नदी के ज़रिए या पवन के ज़रिए या फिर समुद्र की तरंग के ज़रिए या फिर हिमनद के ज़रिए। ये सारे बाहर एक्सटर्नल फोर्स कहलाते हैं, जो बाहर धरती पे दिखाई नहीं देते लेकिन होते चले जाते हैं। निक्षेपण होता है एक के ऊपर एक निक्षेपण, लेयर्स बनना। एक बार मिट्टी आई, फिर कुछ आया, फिर मिट्टी आई, फिर कुछ आया, वो निक्षेपण होता है। एक जगह पे निक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो इसको एंडोजेनिक या फिर एक्सोजेनिक, मतलब कि अंदर साइड से या बाहर साइड से फोर्सेस कहते हैं। ज्वालामुखी की प्रक्रिया बाद में बताएं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है प्रक्रिया, उसकी अलग डायग्राम है, मैं अलग से लेके आऊँगा, उनको दिखाऊँगा। ये मेंटल का एरिया है। मेंटल मैंने आपको बताया था पृथ्वी का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पहले क्रस्ट है फिर उसके बाद मेंटल। वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती। अब यहाँ पे अगर कोई धरती का कोई पत्थर है या फिर कुछ भी है, इतने टेम्परेचर पे वो लिक्विड में ही रह सकता, वो पत्थर टाइप से ठोस नहीं रह सकता है, तो वो पिघल जाएगा। और पिघलेगा तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हैवी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और लाइट चीज़ों को बाहर फेंक देती है। हमारा वजन है, इससे हम धरती से चिपके हुए चल रहे हैं, वरना अगर हम मून ब्रह्मांड में होते तो हम उड़ रहे होते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है। तो जहाँ से ये निकलती है वहाँ पे राख निकलेंगी, गैस निकलेंगी, पत्थर कंकड़ टाइप की विस्फोट होगा, जिसमें कुछ कंकड़ भी निकल सकते हैं या फिर लावा तो निकलने ही वाला है। तो इस एरिया को कहते हैं क्रेटर। ये मतलब कि कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ से विस्फोट होगा तो यहाँ से बहेगा लावा, और ये अगर गाढ़ा होगा लावा जिसमें SiO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, सिलिकॉन ऑक्साइड की, तो वो शंकु बनता चला जाएगा। और अगर पतला लावा होगा तो वो दूर तक फैलेगा, तो पठार बनेंगे, वरना पहाड़ टाइप के बनेंगे। चलो, ये भूकंप के बारे में बात करें तो भूकंप मान के जब पृथ्वी के अंदर कहीं कोई प्रोसेस हुई, वो कोई चीज़ पिघली या फिर टकराई, तो उसका एक चटकन या दरार की वजह से एक कंपन होता है, लाइक दिस, ये कंपन हुआ। तो ये तो पृथ्वी के अंदर हुआ। जहाँ पृथ्वी की सतह पे जहाँ पे वो आएगा उसको बोलेंगे ईपी सेंटर। वहाँ से वो कंपन चारों तरफ ऐसे मूव करेगा। ये एल तरंग है, ये एल तरंग मूव करेगी, और ये जितने दूर तक जाएगा, अगर वो उसका स्केल ज़्यादा है, जिसको हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं, अगर उसका स्केल ज़्यादा है तो कभी घर भी गिर जाते हैं, कभी सुनामियाँ भी आ जाती हैं। मैटर करता है, अगर पानी के अंदर भूकंप आया हुआ है तो सुनामी आएगी, धरती के ऊपर आया तो भूकंप आएगा। तो यहाँ पे लिखा है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जो समानांतर चलती है, ऐसे समानांतर चलती हैं, उसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ये ऑडियो वाली तरंग होती है। और जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो ऐसे चलती है, प्रकाश की तरंग की तरह। अब आप समझ सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है या साउंड की, वो आप पढ़ के बताइएगा। आज के दिन हम फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी से काम करता है, इसलिए हमारा नेट तेज चलेगा। ये यहाँ पे एक नियाग्रा फॉल दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे आसपास का एक एरिया है बृहस्पति कुंड, वो भी ऐसा ही है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। पर नियाग्रा फॉल की कंपैरिजन हमारा किया जाता है चित्रकूट के वाटरफॉल। चित्रकूट नहीं, चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट नहीं। चित्रकूट एक लोकेशन है, धार्मिक स्थान है, रामचंद्र जी का एक स्थान है जहाँ पे वो आए थे, रुके थे। लेकिन चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है, बस्तर में, जो इतना बड़ा वहाँ पे वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं कि वो अमेरिका के नियाग्रा फॉल की तरह है। ये बाढ़ का मैदान, नदी आ रही है, कभी अपना रास्ता बदलेगी तो बाढ़ आ जाएंगी जहाँ पे भी। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी इस टाइम पे बनास डूबा हुआ था। बिहार में हमेशा कोसी नदी से बाढ़ आती है। क्यों आती है, उसके रीज़न क्या है? क्योंकि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, उसका स्केल क्या है, हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, पहले से अलर्ट जारी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बाढ़ आ जाती है।
और कोशी नदी से इसलिए बाढ़ आती है क्योंकि नदियाँ अपना रास्ता हमेशा चेंज करती रहती हैं। कुछ नदी होती है जो सीधी जाती है। ये एस्चुरीज बोलते हैं इसको, डेल्टा बना रही है क्योंकि अगर ये यहाँ पे आई है, इसका फोर्स अब जब नदी ऊपर से आएगी तब तो उसका फोर्स रहेगा तो वो सीधी पहाड़ तक को काट देगी। लेकिन जैसे ही वो मैदानी भाग में आती है तो उसको कैसे करेंगे आप? ऐसा कीजिए, एक प्लेट दीजिए और उसमें एक पानी की धार डालिए तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी किसी भी एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप प्लेट कांच के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर ऐसे पानी बिखेर देंगे ना फर्श पे, तो वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, वो ऐसा फैल जाएगा। उसको डेल्टा कहते हैं क्योंकि वो बीच की मिट्टी उपजाऊ बना देता है और कहीं भी इससे भी निकलता चला जाता है। इसमें पानी भरा सा भी रहता है कभी कभार, तो इसको डेल्टा कहते हैं। फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे कुछ भी उगाओ बढ़िया होता है। इस एरिया को अगर हम देखें, समुद्री तरंगों की वजह से बनते हैं। अब यहाँ पे लहरें आ रही हैं, बार बार इसको हिट कर रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ छटेगा, गिरेगा। अपर्दन इरोजन वाली प्रोसेस होगी, मिट्टी यहाँ से वहाँ जाएगी। तो ये तटीय मेहराब, मेहराब क्यों बोला? घर के हम दरवाजे बनाते हैं ना, तो मेहराब बनाते हैं। आपने ताजमहल देखा होगा, वहाँ पे मेहराब होते हैं। ये मेहराब होता है। ये गुफाएं, कहीं पानी बार बार पड़ रहा है इसी एक ही जगह पे, क्योंकि तरंगों का डायरेक्शन हवाएं डिसाइड करेंगी और हवाओं का डायरेक्शन हमारी जियोग्राफी जो जैसी है कि हमारी धरती वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, उसके बाद अपनी अक्ष पे घूम रही है। तो हवाएं अगर धरती घूम रही है तो उसका डायरेक्शन फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हवाएं ऐसी जा रही होंगी। तो ये हवाएं हमेशा, अगर इस एरिया पे हवाएं हैं, जैसे इक्वेटर पे सूरज रहता है हमेशा, अगर वहाँ पे सूरज है तो वहाँ पे गर्म हवाएं होंगी। पोलर पे सूरज नहीं रहता है तो वहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी। और आप लोग को पता है कि तापमान का जो डायरेक्शन होता है वो कम से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से कम के ऊपर होता है। तो गर्म हवाएं ठंडी हवाओं की तरफ जाएंगी, ठंडी हवाएं गर्म हवाओं की तरफ आएंगी। तो जब उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो जिस डायरेक्शन में हवाएं जा रही हैं उसी तरह जल तरंगे जाएंगी। जल तरंगों की वजह से ये लेयर्स क्रिएट होती है। उसकी वजह से चाहे वही सुनामी हो, क्या होता है, अगर भूकंप आया तो सुनामी उस तरफ भी तो जा सकती थी, इसी तरफ क्यों आया? क्योंकि हवाओं का, जल धाराओं का डायरेक्शन इस तरफ था, कॉन्टिनेंट की तरफ था। अब कॉन्टिनेंट की तरफ क्यों होगा? क्योंकि जब सूरज की सतह पड़ती है, सबसे पहले आप ये बताइए, पानी गर्म होगा या धरती गर्म होगी? अगर आप किसी चीज़, सूरज के सामने कोई चीज़ रख दें, बाल्टी भर के पानी रख दें और एक प्लेट रख दें, कौन गर्म होगा पहले? ऑब्वियसली बात, धरती गर्म होगी। तो जब धरती गर्म है और पानी की क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और धरती की क्वालिटी ये है कि पत्थर जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से ठंडा होगा। तो गर्म की तरफ ठंडी हवाएं चलेंगी और ठंडी की तरफ गर्म हवाएं चलेंगी। इसलिए सुनामी हमारे साइड ही आई थी, धरती की तरफ आई। ये हिमनद है। ग्लेशियर्स जो रहते हैं वो जब पिघलते हैं तो हिमनद की बरसात होती है। फिर वो जो बर्फ़ है वो पिघल के भी निकलती है, उसको हिमनद बोलते हैं। पवन के कारण, अब ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान का ये फॉर्म कभी भी चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि पवन इस तरफ चल रही है, उस तरफ चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है पवन। जैसे जैसे उसका जिस साइड उसको जा रहा है, हालांकि पवन एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, क्योंकि इन पवनों को इसलिए स्थायी पवनें कहते हैं। इसलिए कुछ पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं या फिर व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड्स। तो ये पवनें जिस तरफ जा रही हैं उस तरफ वो मिट्टी को भी लेके जाएंगे, पतझड़, फूल, पत्ते, जो कुछ भी होगा उसी डायरेक्शन में। तो इनके ये फॉर्म क्रिएट होते रहते हैं रेगिस्तान में। आप इनको देख सकते हैं, इस टाइप से बालू के टीले बनते रहते हैं। हमारा नया चैप्टर है ईयर।